बात का फुकदान है और कुछ भी नहीं है। ये बात हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि कुरम में अद्वियात की कमी का जो इशू था उसको कई सॉर्टीज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमने करोड़ों रुपए की अद्वियात पहुंचाई हैं। पाड़ा चिनार अस्पताल में इस वक्त अद्वियात का कोई ऐसा इशू नहीं है। एमरजेंसी अद्वियात सारी वाफिर मकदार में वहाँ मौजूद हैं। आज भी एज़ वी स्पीक नाउ हमारा एक हेलीकॉप्टर सदा जा रहा है अद्वियात से लेस। उसकी वीडियोस जो हैं वो मीडिया के साथ शेयर की जा चुकी हैं। कल भी हमारा एक हेलीकॉप्टर सदाई गया था। उससे पहले मुसलसल हर रोज़ तकरीबन हेलीकॉप्टर पाड़ा चिनार जाता रहा है। पाड़ा चिनार का अस्पताल सदा एक तहसील अस्पताल है, वो भी स्टॉक किया जा रहा है और पाड़ा चिनार हो चुका है। जहाँ तक बच्चों की अमवात के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स हमने कल उनकी इंक्वायरी भी की है। हमने MS पाड़ा चिनार अस्पताल से पूछा है, तमाम मालूमात महकमा हेल्थ ने ली हैं और उनके मुताबिक वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है जैसी कि मीडिया में रिपोर्ट हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों की जाँ बहक होने की इतलात हैं और बच्चे यकीनन जाँ बहक हुए हैं। लेकिन मीडिया में जो 29 का फिगर आ रहा है कि वो दवाई अद्वियात की कमी की वजह से, तो वो फिगर गलत है। ऐसी बात नहीं है। बच्चे यकीनन बीमारियां भी होती हैं, फिर डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं उसकी वजह से भी बच्चों की अमवात हुई हैं। कुछ जनरल बीमारी और कुछ नमूनिया की वजह से। नमूनिया जो है आजकल आपको पता है सर्दी की वजह से वहाँ मसला है। अच्छा, अब इस तनाज़ुर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुरम में अमन की सूरत हाल यकीनन प्रॉब्लमेटिक है। लड़ाई हुई है, दोनों जो मुतहारिब फरीक़ैन हैं उनमें झगड़ा हुआ है, कई अफराद जाँ बहक और शहीद हुए हैं। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए वहाँ पर सड़क बंद है, इसीलिए वहाँ पर जिरगा जो है वो इस वक्त कोहाट में इस वक्त अभी भी मौजूद है। और 5-10 मिनट पहले जब मैं आ रहा था तो मेरी बात हुई है कमिश्नर कोहाट से भी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से भी, क्योंकि उस जरगे की तमाम कार्रवाई का मुझे जो है ज़िम्मेदार बनाया गया है। मैं ही उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं ही उसका कन्वीनर हूँ उस कमेटी का। तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जरगा अभी भी वहाँ बैठा हुआ है, वो डिस्कस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज या मैक्सिमम कल तक ब्रेक थ्रू हो जाएगा। फरीक़ैन जो है वो मुआहदा कर लेंगे और जैसे ही मुआहदा होगा सड़क खुल जाएगी, उसके बाद ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन लड़ाई के दौरान तो तकरीबन कोई 140 के करीब डेथ्स हैं, लेकिन उसमें 100% कन्फर्मेशन इसलिए नहीं हो सकती कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनमें से बाज़ जाँ बहक हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको जो है वो लवाहिकीन ने दफन कर दिया है, वो कोई रिपोर्ट नहीं हुए। क्योंकि मुख्तलिफ देहात हैं, वहाँ से लोग अगर जाँ बहक हुए हैं और होते हैं तो उनको अमूमन इंतज़ामिया को रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता। लेकिन बहरहाल 140 की अमूमी फ़िगर है जिसको मैं इंक्वायरी की। जैसे मैंने तफसील से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें मेरे साथ वज़ीर सेहत एहतशाम साहब भी बैठे हुए थे। हमने सेहत के हवाले से भी बात की और जनरल सूरत हाल पर भी मैंने बात की। इस वक्त चूँकि आपको पता है कि ये मामला अभी से नहीं शुरू हुआ, ये तकरीबन 130 साल पुराना मामला है। 1890 से ये मामला शिया सुन्नी जो तज़ाद है या लड़ाइयाँ हैं ये चल रही हैं वहाँ पर। गुज़श्ता 2 महीनों से वहाँ पर हालात ख़राब हुए हैं। अक्टूबर में हमले हुए थे, उसके बाद नवंबर में हुए, उसके बाद जब 21 नवंबर को आखिरी हमला हुआ, आपस में इनकी लड़ाई हुई, कानवाई पर हमला हुआ जिसमें तकरीबन 44 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और कुछ ज़ख्मी हुए। उसके बाद से फायरबंदी करवाई गई क्योंकि 23 तारीख़ को मैं ख़ुद वहाँ पहुँचा। मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, मेरे साथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा भी थे, कमिश्नर और RPO साहब भी थे। हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर अहले तशी के जो एमाइदीन हैं, रहनुमा हैं, उनसे मुज़ाकरात किए। 7 दिन की पहले फायरबंदी हुई, 7 दिन के बाद वो एक्सटेंड की गई 10 दिन तक। सदा में हमारी अहले सुन्नत के रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिरगा हुआ। इन तमाम एक्टिविटीज़ के नतीजे में फायरबंदी तो हो गई, पहले 7 दिन की और फिर 10 दिन की। उसके बाद कोहाट में ग्रैंड जिरगा हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भी शिरकत की। वहाँ पर ग्रैंड जिरगा को ही तफवीज़ की गई है ज़िम्मेदारी कि वो अमन के लिए बात करे और मुज़ाकरात शुरू करे, जो कि शुरू हो गए। उसके बाद उसी ग्रैंड जिरगे ने गैर मुय्यना मुद्दत तक फायरबंदी का ऐलान किया, तो इंडेफिनिटली इस वक्त है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% फायरबंदी पर मनोवन अमल हो रहा है। बाज़ जगहों में क्लैशेस हो जाती हैं, जैसे परसों एक दूर अफ्तादा इलाके में कुरम के वहाँ पर जो है वो दोनों फरीक़ैन में लड़ाई हुई। कोई
8-10 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی. حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے یہ ہوا کہ فائر بندی اس کے بعد فوراً ہو گئی, 7-8 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اس کے بعد ختم ہو گیا. نہیں, اس طرح آپس میں چھوٹی موٹی دور افتاد علاقوں میں بعض اوقات جھڑپیں ہو جاتی ہیں, لیکن فوری طور پر انتظامیہ FC ہے وہاں پر, پاکستان آرمی ہے, پولیس ہے, وہ قابو پا لیتے ہیں اور فریقین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ کیا اس وقت کیا پروگرس ہے, تو جیسے میں نے بتایا آج بھی جرگہ جاری ہے. کچھ 1-2 دن کا اس میں تعطل آیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جو فریق ہے ان کو اعتراض تھا, ان کو تحفظات تھے اسلحے کی حوالگی کے حوالے سے. ایک شرط جو صوبائی کابینہ کے فیصلے کے مطابق لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک دونوں فریقین تمام بھاری ہتھیار جمع نہیں کرا دیں گے, حکومت کے حوالے نہیں کر دیں گے, اور جو بنکر اور مورچے ہیں ان کو مسمار کرنا نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ تو راضی نامہ ہو سکتے اور نہ سڑک بند ہٹانا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکی معیشت کا بٹھا تو جنہوں نے بٹھانا تھا انہوں نے بٹھا دیا ہے, پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارا جہاں تک تعلق ہے, ہم نے اسی لیے اس کو مؤخر کیا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کو کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا, کچھ آراء آئی تھیں کہ اس سول نافرمانی کی تحریک کو کے حوالے سے جو ہمارا ایک لائحہ عمل ہے, طریقہ کار ہے, اس کے حوالے سے کوئی تجاویز تھیں. اسی لیے اس کو چند دنوں کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تاکہ جو طریقہ کار ہے, جو لائحہ عمل ہے, جو پروسیجر ہے اس کا, اس کے بارے میں بات کر کے انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور پھر وہ عوام کے سامنے لایا جائے گا. لیکن میری اپنی اپروچ ہے, اور میں نے یہ پارٹی تک یہ بات پہنچائی بھی ہے کہ مذاکرات کے پہلے دور میں ہمیں اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے, حکومت کے ساتھ پھر بعد میں دیکھیں.